जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत ने एक हिस्टोरिक डिफेंस ब्रेक थ्रू अचीव किया है। इंडोनेशिया, जो आसियान का एक बड़ा देश है, अब भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये डील भारत के लिए एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें, एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, या फिर ये कहें कि किस तरह से इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन रीजन में भारत किस तरह से पूरा आज एक पावर बैलेंसर बन गया है। कभी डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्टर और पावर बैलेंसर की तरह उभर रहा है। कई सारे और डिफेंस अपडेट्स हैं, और इसी इसी बीच में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से ब्राजील के साथ भी एक गेम चेंजिंग बाटर जो डिफेंस डील कहना चाहिए वो होने वाली है, और जिसमें तेजस MK1 और फाइटर्स और प्रचंड और हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें हम उसमें बात करेंगे। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इंडोनेशिया जैसे जो आसियान का बड़ा एक देश है, भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। भारत के ऊपर भरोसा, क्या ये कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में जो भारत जो है पूरी तरह से जो सिक्योरिटी बैलेंस है वो बदलने वाला है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो इस साल के जनवरी 26 रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए भारत आए थे एज अ चीफ गेस्ट। और वो उन्होंने आने से पहले ही अपना एक तरह से एजेंडा क्लियर कर चुके थे कि वो भारत के साथ एक डिफेंस कॉपरेशन चाहते हैं। क्योंकि जो इंडोनेशियन का अभी जो राष्ट्रपति है वो वहां के पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल भी है। सो ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंस। और इसी के लिए जब से वो आए हैं, उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो एनहेंस की है। और मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से हमने देखा था कि जो ब्रह्मोस ने वहां पे प्रेसिशन अटैक किया था, मतलब 1 मीटर तक के प्रेसिशन अटैक कर सकता है ब्रह्मोस। तो वहां पे नूर खान एयरबेस पे हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो अमेरिकन वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। नूर खान एयरबेस ऐसा था कि वहां पर ओनली अमेरिकन जा सकते थे, इवन द पाकिस्तानीज वर नॉट अलाउड। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि नेटो के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो नूर खान एयरबेस में थे। भारत की जो मिसाइल्स है ब्रह्मोस ने, वो गलती से उन्होंने उसको स्ट्राइक कर दिया, जिसके कारण 20 से 22 दिन तक मई के अंदर कंटिन्यूअसली वहां पर अर्थक्वेक्स आते रहे विद द इंटेंसिटी ऑफ 4.2। ये कोई भी देख सकता है। देखिए, कोई भी इसकी पुष्टि नहीं करेगा, भारत भी इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेगा, पर समवेयर डाउन द लाइन लोग जो जो लोग जानते हैं इस बात को, तो उन्होंने बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ने ये बात का एक तरह से दे हैव ओपाइंड द व्यू। ये फैक्चुअल व्यू नहीं है, मतलब ये एक तरह से डिक्लेयर नहीं किया भारत की गवर्नमेंट ने। ना इधर पाकिस्तान करेगा ना अमेरिका करेगा। 20-30 साल बाद भले ये न्यूज बाहर आ जाए, तब वो उसकी पुष्टि हो जाएगी, पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अब इसकी जो मिसाइल की रेंज है, एक तरह से समझ लीजिए 2 किलोमीटर के अंदर, 2 मिनट के अंदर ये 300 किलोमीटर तक वो स्ट्राइक कर सकता है। इनफैक्ट अभी तो ये तो जो मिसाइल है ब्रह्मोस, ये तो सुपरसोनिक मिसाइल है। मतलब इसकी स्पीड जो है माक 2.8 है। और इसके बावजूद भी आप देखिए कि उसके बाद 22 कंट्रीज ने इंटरेस्ट लिया था ब्रह्मोस के सुपरसोनिक मिसाइल में। हमने ऑलरेडी 3 बैटरी फिलीपाइंस को दे दी है। हम वो जो डील थी $375 मिलियन की थी। द इंडोनेशियन डील इज वैल्यूड एट $450 मिलियन। और अभी अ, थोड़े दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि हमने 4,000 करोड़ की डिफेंस डील जो ब्रह्मोस की है, हमने साइन की है 2 सीक्रेट नेशंस के साथ। और अभी जो खबर आ रही है वो इंडोनेशिया के साथ आ रही है। 450 मिलियन अगर इंडियन वैल्यू में अगर आप कंप्यूट कर लेते हो तो 4,000 करोड़ होता है। तो इसी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमारी जो डील है इंडोनेशिया के साथ हुई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उमेश जी, अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो डील है, क्या इसको हम एक सिर्फ एक्सपोर्ट डील समझेंगे, भाई मिसाइल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, या फिर हम कहें कि इसमें कोई जियो स्ट्रेटेजिक मैसेज है चाइना के लिए, क्योंकि
और ये साउथ चाइना सी के लिए? गेम चेंजर एक तरह से मूव है। जैसे चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को वेपन सिस्टम्स बेच रहा है, वैसे ही भारत भी साउथ चाइना सी में अभी हमने फिलीपाइंस को ब्रह्मोस दिया है, उसके बाद हम इंडोनेशिया को दे रहे हैं। अभी बात हो रही है कि इवन वियतनाम भी इंटरेस्टेड है, और भारत के विदेश मंत्री अभी जा रहे हैं, आसियान मीट के लिए जा रहे हैं वहां पर। वहां पे जितने भी नेशंस हैं उन सबका टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, और चाइना ने एक तरह से फिलीपाइंस के साथ उनका रोज का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रहा है। इसके लिए सारे नेशंस जो हैं वो वहां पे एक डिटरेंस के लिए ब्रह्मोस चाहते हैं। और भारत की जो मिसाइल्स है वो टेस्टेड है, प्रेसिशन स्ट्राइक है, मतलब अगर मिसाइल छोड़ दिया जाए तो टारगेट को पक्का एक तरह से टारगेट पे जाके पक्का हिट करेगी। तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिबल सिस्टम सबने ऑपरेशन सिंदूर में देख भी लिया है कि कैसे ब्रह्मोस जो है भारत का ब्रह्मास्त्र है, और उन्होंने पाकिस्तान की पूरी जो पूरी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से वो खैर बनकर वो एक स्ट्राइक कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस अंबर जी। आपने आपकी एकदम आवाज। सही कहा है उमेश जी, लेकिन यहाँ जी, जी। उमेश जी एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन भारत और अगर इंडोनेशिया की बात करें तो दोनों के बीच में ब्रिक्स कनेक्शन और रुपी बेस्ड जो फाइनेंसिंग है वो भी एक कनेक्शन काफ़ी मजबूत है। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि यूएस डॉलर का जो सिस्टम है उसको बाईपास करने की ये एक और शुरुआत है या उसमें एक और कदम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में बहुत हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। इनफैक्ट इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया के अंदर है। कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को समझ में आ गया कि रेडिकलाइजेशन उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाली और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस में हमेशा हमने देखा है कि वहां पे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने बॉम्बिंग्स भी की है। तो कहीं न कहीं इंडोनेशिया को अपना जो डिफेंस है, अपनी जो आइलैंड चेन है, अपना जो समुद्री इकोनॉमिक ज़ोन है, उसको बचाने की ज़रूरत है। इतने सारे आइलैंड्स के लिए वहाँ पर उनके पास क्रेडिबल मिसाइल्स रहनी चाहिए, जो एक तरह से डिटरेंस होती है। देखिए, मिसाइल्स इसके लिए रखते हैं, हम वेपन सिस्टम्स इसके लिए रखते हैं ताकि यूज़ नहीं करने के लिए रखते हैं, तो दुश्मनों को डराने के लिए रखते हैं। और भारत का अगर जब ब्रह्मोस वियतनाम के पास पहुंच जाता है, फिलीपाइंस के पास पहुंच जाता है, इंडोनेशिया के पास पहुंच जाता है, तो आसियान नेशंस के अंदर भारत का डिफेंस मार्केट वो बढ़ता जा रहा है। एक चीज देखिए, भारत की जो रेगुलर डिफेंस मार्केट किसके पास जा रहा है? एक तो आर्मी ने हमसे ले रहा है, सेकंड फिलीपाइंस ले रहा है, इंडोनेशिया विल बिकम द थर्ड नेशन जो क्रिटिकल हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है वो खरीद रहा है। तो ये एक तरह से भारत का ज्योग्राफिकल रीच जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक और एक चीज है, हम रशिया के साथ अभी ब्रह्मोस 2 की बात चल रहे हैं, जिसमें उसकी जो स्पीड होने वाली है वो 10,000 किलोमीटर पर आवर होने वाली है, और उसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर की बात चल रही है। अभी जो ब्रह्मोस की रेंज है वो 450 किलोमीटर है, और उसकी जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 3 या 4,000 किलोमीटर पर आवर है, मतलब मार्क 2.8 है। अंबर जी, एक और एक चीज आप देखिए, अभी हमने ब्रह्मोस की जो रेंज है 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर कर दी है। उसमें नया स्क्रैमजेट इंजन लगाया है, हमने नया नेविगेशन सिस्टम लगाया है, हमने एक ऐसा सिस्टम लगाया है जो उन दुश्मनों के रेडार को इवेड कर सकता है। तो ये चीज हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये जो ब्रह्मोस 2 है ये एक तरह से समझ लीजिए ऑर्शनिक का छोटा भाई है, जिसको हम ब्रह्मोस 2 के नाम से हमारे यहाँ पे हम यूज करेंगे। ऑर्शनिक वही मिसाइल है जिससे पूरा विश्व कांपता है। इवन अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको भेज नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। ऑर्शनिक अगर चले जाता है, एक ही साथ में समझ लीजिए एक मिसाइल के अंदर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड होते हैं, और 10 न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग दिशा में जाके अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। उमेश जी सही कह रहे हैं। लेकिन उमेश जी अब सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने भी वो बात कही, भारत जो है और ब्रह्मोस की जिस तरह से परफॉर्मेंस या क्रेडिबिलिटी की बात करें एकदम स्काई हाई है। क्या भारत अब जो ट्रस्टेड डिफेंस सप्लायर बन गया है जो डेवलपिंग नेशंस है उनके लिए? डेफिनेटली बन चुका है। भारत इज बिकमिंग अ ट्रस्टेड मिसाइल डिफेंस सप्लायर फॉर मेनी नेशंस। इनफैक्ट अभी जो बात चल रही है 22 कंट्रीज के साथ, हमारी ब्रह्मोस की जो बात चल रही है, ब्रह्मोस से ज्यादा हम अभी अपना आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेचने के लिए हम तत्पर हैं,
ताइवान के एक्सपर्ट ने बोला है कि ताइवान को भारत का आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ताइवान के ऊपर चाइना ने हमेशा एक तरह से क्लेम किया है कि वो उसकी टेरिटरी है और 2027 तक वो आइलैंड नेशन पे इन्वेजन की प्लानिंग कर रहा है। बिल्कुल। अब थोड़ी-सी बात करते हैं ब्राज़ील और भारत के बीच जो डिफेंस डील है उसमें ब्राज़ील और इंडिया के दोनों की बात करें। दोनों ही ब्रिक्स नेशन हैं और एक-दूसरे के जो एयरक्राफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या ये कहना चाहिए कि साउथ साइड डिफेंस अलायंस के ब्लूप्रिंट बन सकता है क्या? डेफिनेटली बन सकता है। इंडिया और ब्राजील के बीच में बहुत कॉमनैलिटीज है। इनफैक्ट इंडिया और ब्राजील के ऊपर, दोनों नेशंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। दोनों ही मेंबर्स ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। तो और इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, और ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से कोऑपरेशन हो सकता है। इंडिया ने अपनी अग्नि 1 मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल ब्राजील को ऑफर की है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि हम आपके तेजस भी लेने को तैयार हैं, और हम आपके 32 तेजस और 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर भी लेने को तैयार है, अगर इंडिया ब्राजील के 80 एम्ब्रेयर C390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेता है। और एम्ब्रेयर ने इसके लिए ऑलरेडी दिल्ली के अंदर एक ऑफिस भी खोल लिया है। तो कहीं ना कहीं ब्राजील और इंडिया के बीच में अभी जो ताल्लुकात है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है। ब्राजील के राष्ट्रपति अगले साल भारत आ सकते हैं। और एक चीज है, अभी ब्राजील के डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो अभी भारत आके गए हैं, और उससे पहले ब्राजील के जनरल्स भी भारत आके गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने इंडिया की जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसको भी देखा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ब्राजील के साथ हमारा, ब्राजील एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स। एक तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और कोऑपरेट करके हम दोनों एक दूसरे को एनरिच कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्राजील ऑल्सो वांट्स टू एक्सपैंड इट्स डिफेंस मार्केट। भारत भी अपना डिफेंस मार्केट बढ़ाना चाहता है। मेरे ख्याल से ये एक विन विन पार्टनरशिप है, जिसमें दोनों नेशंस एक तरह से वेस्टर्न हीजेमनी को कलेक्टिवली चैलेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना को भी चेक में रख सकते हैं। ब्राजील और इंडिया दोनों नेशंस एक तरह से अगर मिल जाते हैं तो दोनों के, और ब्राजील के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, और हमारे और ब्राजील के बीच में एक तरह से बहुत कॉमन फैक्टर्स भी हैं। आप ये देखिए कि ब्राजील ने भारत को हमेशा सपोर्ट भी किया है। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था, तब ब्राजील के प्रेसिडेंट जो लूला सिल्वा ने बोला था कि हम हमेशा पीएम मोदी के साथ खड़े रहेंगे। जी, अगर हम बात इसकी दोनों की तेजस की, इनका ब्राजील जाना क्या ये माने कि एचएल के लिए एक ग्लोबल ब्रेक थ्रू है? देखिए, ऑलरेडी जो हमारा जो तेजस LCA Mk1 एयरक्राफ्ट है, ये 450-500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है। इतना सस्ता एयरक्राफ्ट आज तक वर्ल्ड में बना नहीं है। जिसके जो फीचर्स है तेजस LCA Mk1 का, उसके जो फीचर्स के जो जितनी उसकी टेक्नोलॉजी है, जो रेडार सिस्टम्स है, मिसाइल सिस्टम्स है, इतना सस्ता जो एयरक्राफ्ट है अभी तक कहीं भी नहीं बना है। इनफैक्ट तेजस के लिए कम से कम 8 से 10 नेशंस तैयार है लेने के लिए। प्रॉब्लम एक ही चीज है कि अमेरिका हमको GE इंजन नहीं दे रहा है। अब अमेरिका ने कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, उसको वो इंजन सप्लाई कर रहा है। ये सेम F404 इंजन उनको सप्लाई कर रहा है, पर भारत को सप्लाई नहीं कर रहा है। और उसी के कारण पिछले 2-3 साल में वो कोरियन कंपनी ने ऑलरेडी 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं। वो उन्होंने मलेशिया का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फिर शायद इजिप्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। वहां पे इंडिया ने तेजस के लिए बिड भी किया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे को इंडियन सप्लाई नहीं दे रहा है। इसके कारण वी आर लूजिंग आउट ऑन एक्सपोर्ट्स। सेकेंड, एक और एक चीज है, जो GE है उसका 50% स्टेक है वो साउथ कोरियन डिफेंस कंपनी, जो साउथ कोरिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। जी, लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि हम C390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें जो भारत के लिए
गेम चेंजर कैसे बन सकता है, और साथ ही और ये कि क्या ये जो अमेरिकन C-130 और एयरबस A400M है, उसको कंपटीशन दे सकता है? देखिए, अब भारत को अभी अपना जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने बहुत सारे कंपनी से हम बात भी कर रहे हैं। बोइंग के साथ हमारी बातचीत चल रही है, एयरबस के साथ चल रहे हैं, एम्ब्रेयर भी अपने आप को पोज़ीशन कर सकता है। देखिए, एक और एक चीज़ है, आप ये समझ लीजिए अगर एम्ब्रेयर अगर भारत के अंदर आता है, वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करेगा। और हुँ। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने से क्या होगा, देश के अंदर जो एरोनॉटिक सिस्टम्स है, उसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा भारत को अंदर मिलने वाला है। देखिए जो देश के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाने का जो एक इकोसिस्टम है, वो तो तैयार हो चुका है। उसके अलावा पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, लग्ज़री एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो भारत एक तरह से लग्ज़री एयरक्राफ्ट्स के अंदर ध्यान दे सकता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकता है। और इससे क्या होगा, ब्राज़ील जब अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा, तो भारत फ्यूचर में अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। अभी हम अपने एयरक्राफ्ट के लिए इधर हम बोइंग को ऑर्डर देते हैं या एयरबस को ऑर्डर देते हैं। पर कहीं न कहीं इन द फ्यूचर हमको अपना एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ब्राज़ील से हमें जो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके द्वारा भारत अपना खुद का प्लेन जो है वो निर्माण कर सकता है। तो ये तो देखिए अमर जी बहुत दूर की सोच है, अगले 5 साल के बाद शायद लोग इसकी बात करेंगे। पर इस डील के कारण आप ये देखेंगे देश के अंदर एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलेगा हमारी एवियोनिक्स इंडस्ट्री को। देखिए, यहाँ से मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने एम्ब्रेयर की बात की। एम्ब्रेयर और एचएएल का जो जॉइंट प्रोडक्शन है, क्या यहाँ से जो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक विद इंडिया का जो नया फ़ेज़ है, उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं क्या? देखिए, मेक इन इंडिया से ज़्यादा अभी हमें कोलैबोरेशन इन इंडिया उसके ऊपर ध्यान हाँ, देना मतलब पड़ेगा। मेक विद इंडिया हो गया ना, मेक विद इंडिया, मेरे कहने का मतलब वही है। बस कोलैबोरेशन विद इंडिया और देखिए ब्रह्मोस ने दिखा दिया है कि मेक इन इंडिया से ज़्यादा कोलैबोरेशन विद इंडिया को काम आएगा। और इसके बाद ब्राज़ील के साथ अगर हमने ये डील कर लेते हैं, तो हम वेस्टर्न हीजेमनी को चैलेंज भी कर सकते हैं। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका अपनी मन-मर्ज़ी से जब चाहे वो डील को रोक देता है, डिले कर देता है, इन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को हॉनर नहीं करता है। तो कहीं न कहीं भारत को अल्टरनेटिव देखने की ज़रूरत है। वी हैव टू सी बियॉन्ड अमेरिका। तो सारे ऑप्शंस हम देख रहे हैं। फाइटर इंजन के लिए हमने सैफ़्रॉन को चुना, हमने जीई को नहीं चुना है। हम अभी अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हम वो रशिया से ले रहे हैं और हम फ्रांस से ले रहे हैं। हमारा जो सुखोई 30 है, वो हम अपग्रेड कर रहे हैं रशिया से। और अब ब्राज़ील के साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते हैं, तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने से देश के अंदर एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा निवेश आएगा। और एक और एक चीज़ होता है, जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी कुछ आती है, तो यहाँ देश के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स है, उन सबको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए एयरक्राफ्ट के अंदर कितने सब सिस्टम्स रहते हैं, वो सब की जो प्रोक्योरमेंट होती है, वो देश के अंदर से चालू हो जाती है और जिसके कारण जॉब जनरेट होते हैं, फिर बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आता है, अपस्किलिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है, ग्रोथ होता है। तो एक तरह से सोचिए खुशहाली आ जाती है। तो मेरा जी। ये मानना है, ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है कि भारत को ब्राज़ील के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बा ब्राज़ील और इंडिया दोनों मिलके साथ में डेवलप कर सके और हम दोनों अमेरिका और चाइना को चेक में भी रख सकें। क्योंकि जी। ब्रिक्स के अंदर हमको चाइना को भी एक तरह से चेक में रखना पड़ेगा और जब हमारा कोलैबोरेशन ब्राज़ील के साथ बढ़ेगा, तब ब्राज़ील भी वैल्यू करेगा वो पार्टनरशिप को और इंडिया और ब्राज़ील मिलके चाइना को इफेक्टिवली चेक कर सकते हैं। सेकंड, ब्राज़ील जो है लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है और हिस्टोरिकली उसका पंगा चलता है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भी हम एक तरह से अमेरिका को भी बोल सकते हैं कि भैया अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, हम ब्राज़ील के पास चले जाएँगे। देखिए, जब तक आप अपना अल्टरनेटिव नहीं रखोगे, जब आपको डिस्कशन करना है, आपको नेगोशिएशन करना है अमेरिका से,
यू हैव टू डू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए, तभी जाके अमेरिकन मानेंगे। और डीप कोऑपरेशन जो है हम ब्राजील के साथ कर सकते हैं। देखिए हमारा कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं हमारा ब्राजील के साथ। हिस्टोरिकली वी बोथ द नेशंस आर हैविंग फ्रेंडली टाइप, सो इट इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ द कंट्रीज। शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट है, डीप कोऑपरेशन है, ये मेरा मानना है। अब हम भारत की बात करते हैं उमेश जी, क्या भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहां पर डिप्लोमेसी और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ हम मेंटेन कर सकें, चला सकें? देखिए भारत तो जिनसे भी बोल रहा है, कल हमने 114 जो रफाल हम लेने वाले थे, इंडियन एयरफोर्स ने उसको क्लियर किया था। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल ही दिया है कि इसमें जो इंडिजिनाइजेशन कोशेंट है वो कम है, और इसी के लिए वो डसॉल्ट से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम रूस के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा कंट्री हमें बेटर टर्म्स देगा। हम एयरक्राफ्ट उनको, हम जो हमारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो बनाना है, हमें हमें 114 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है हम उनको दे देंगे। फ्रांस हमेशा क्या करता है, ओवर कमिट करता है, अंडर डिलीवर करता है। इवन ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने उनसे सोर्स कोड मांगा था कि ताकि हम अपनी ब्रह्मोस रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर दें, तो उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिया हमें। फ्रांस कभी भी आपको सोर्स कोड नहीं देगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। मेरा ये मानना है कि वी हैव टू नेगोशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, और उसी के लिए आपको ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। अगर आज आप सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो रशिया आपको सब स्टैंडर्ड, वो भी आपको सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स बेचेगा। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो सारे लोग आपको बेस्ट रेट्स देंगे, बेस्ट ट्रांसफर देने वाले हैं। और आज भारत की जो शॉपिंग है, हम जो डिफेंस शॉपिंग है हम करते हैं रशिया के साथ, फ्रांस के साथ करते हैं, इजराइल के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, फिर जर्मनी के साथ कर रहे हैं। तो हमारा जो है विच इज वेल डाइवर्सिफाइड, और सबका हमको मालूम है कि कौन से क्रिटिकल वेपन सिस्टम किससे लेने हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में जैसे जी में हमने इंजन के लिए अमेरिका को ट्रस्ट कर लिया, ये एक बहुत बड़ी एक तरह से हमारी से गलती हो गई है, और इसकी रेक्टिफिकेशन हमने एमका इंजन में कर दिया है, जहां पे हमने साफरान को ऑर्डर दिया है, और साफरान के साथ हम 64,000 करोड़ का हमने उनसे डील भी की है। उसके अलावा भी जापानीज हमको उनका इंजन देने को तैयार है, इवन रोल्स रॉयस भी भारत को इंजन देने को तैयार है। तो फ्रांस को भी मालूम है कि कभी अगर उसने बैक ट्रैक किया तो भारत अपना जो पाला है बदल देगा, इमीडिएटली वो जापान या यूके के साथ वो डील साइन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लेवरेज रखना जरूरी है। लेवरेज तब रहेगा जब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप मल्टीपल पार्टी से डिस्कशन करोगे। तो क्या उमेश जी हम ये कह सकते हैं अभी कि इंडोनेशिया और ब्राजील के साथ जो ये डील्स हैं वो इस बात का सिग्नल है कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजिकली ट्रस्टेड है और डिप्लोमेसी भारत की जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है? देखिए टेक्नोलॉजी टेस्ट करना है तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। हम जितने भी है नेक्स्ट टाइम उसके अंदर पाकिस्तान में लाइव टेस्टिंग करके दिखा देंगे लोगों को। फिर हमारे डिफेंस ट्रस्ट। इंडस्ट्रीज, हमारी, देखिए वॉर इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत लोग मेरी इस बात से मानेंगे नहीं, बट अल्टीमेटली जब पाकिस्तान जैसा नेशन है जो आपके डिस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा है, तो वी हैव टू बी वॉर रेडी। ऐसा है कि पांडव तो चाहते ही नहीं थे कि वो महाभारत हो, पर कौरव चाहते थे होने के लिए, तो लास्ट में विनाश और सर्वनाश होना ही है। आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ेगी, और हमें तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए रेडी रहना चाहिए। जितने भी वेपन सिस्टम है पूरा टेस्ट करना है पाकिस्तान के ऊपर। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम दे सकते हैं कि देखो इतना हमने पाकिस्तान को ऐसा कबाड़ा किया है। देखिए हमारे पास दूसरा कौन सी धरती है, हम किसके साथ टेस्टिंग कर सकते हैं अपने वेपन सिस्टम, बताइए लाइव। पाकिस्तान के अलावा दूसरे के साथ हम कर ही नहीं सकते। चाइना को अभी भारत के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है। चाइना का भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ताइवान में, और उसका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में शायद रशिया के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आर्कटिक के अंदर एक तरह से जो ट्रीटी है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज है, वो 2026 में खत्म होने वाली है। तो रशिया भी भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, इसके लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो भारत को अपनी सारी जो वेपन्स है उधर टेस्ट करने की जरूरत है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट डिफेंस मार्केट बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इससे हमारे को वो जॉब्स मिलेगा, और भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। व्हेन वी आर वॉर रेडी, एंड हमारे यहाँ पे वॉर का एक तरह से डिफेंस इकोसिस्टम बनता है,
तो सारे लोग हमसे डरेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब वॉर चलता है, आपके पास अनकंटिन्यूटी इन सप्लाईज होनी पड़ती है, कंपोनेंट्स की, फाइटर एयरक्राफ्ट की, डिफेंस सिस्टम्स की। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर उस समय आपके पास अगर मेक इन इंडिया अगर सारे प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, तो कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है। और इसी के कारण आप ये देखेंगे, ना तो चाइना ना तो पाकिस्तान दोनों हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उमेश जी, तो ब्रह्मोस और तेजस की बात करते हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी का एक नया नैरेटिव है? देखिए, तेजस है, प्रचंड है, फिर बाद में ब्रह्मोस है, पिनाका है, आकाश है, अभी तो शौर्य आने वाला है। तो वो तो मैंने बताया ही नहीं है, जिसकी जो स्पीड है, इट इज अराउंड मार्क 22, और उसका जो रेंज है, इट इज अराउंड 27,000 किलोमीटर्स। मतलब पृथ्वी की 2 बार वो चक्कर लगा सकता है, इतना बड़ा उसका रेंज है। तो भारत के पास सब कुछ है, बस एक ही चीज है, हमारी जो डिफेंस हमारे हम लोग बहुत कुछ बताते नहीं है। और जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 होगा, हम सब कुछ हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन आपने बात बताई उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इन सभी अपडेट्स पर आपने हमारे साथ बातचीत की और सभी पर फैक्चुअली आपने पूरा विश्लेषण किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।